नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सी सुब्रमण्यम भारती के बारे में बताएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सी सुब्रमण्यम भारती एक तमिल लेखक, कवि, पत्रकार, भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, समाज सुधारक और बहुभाषाविद थे। कविता में उत्कृष्टता के लिए उन्हें भारती की उपाधि से सम्मानित किया गया था। वह आधुनिक तमिल कविता के अग्रणी कवि थे और उन्हें सर्वकालिक महान तमिल साहित्यकारों में से एक माना जाता है। वह अपने उपनाम भारती, भारतीयार और दूसरी उपाधि महाकवि भारती के नाम से भी लोकप्रिय हैं। उनके कई कार्यों में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देशभक्त जगाने वाले उग्र गीत भी शामिल हैं। उन्होंने महिलाओं की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी, बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जाति व्यवस्था का पुरजोर विरोध किया और समाज और धर्म में सुधार के लिए खड़े हुए। वह दलितों और मुसलमानों के भी समर्थक थे। आइए जानते हैं इनका जीवन परिचय। सी सुब्रमण्यम भारती का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में 11 दिसंबर 1882 को तमिलनाडु के एट्टायपुरम गांव में चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम अय्यर और लक्ष्मी अम्मा के घर हुआ था। बहुत छोटी उम्र से ही सुब्रमण्यम का रुझान संगीत और काव्य की ओर था। उन्होंने 5 साल की उम्र में अपनी मां को खो दिया था और उनका पालन पोषण उनके पिता ने किया। लगभग 11 वर्ष की छोटी उम्र में सुब्रमण्यम ने एक वाद विवाद प्रतियोगिता जीती जो एट्टायपुरम के महाराजा के दरबार में आयोजित की गई थी। युवा सुब्रमण्यम के प्रख्यात विद्वानों के साथ बहस करने की क्षमता को देखते हुए एट्टायपुर के महाराजा ने कविता में उनकी उत्कृष्टता को देखते हुए उन्हें भारती की उपाधि से सम्मानित किया, जिसका अर्थ है विद्या की देवी सरस्वती का आशीर्वाद। इसके बाद से उन्हें सी सुब्रमण्यम भारती के नाम से जाना जाने लगा। 15 साल की उम्र में उनका विवाह चेलम्मा से हुआ, जो उस वक्त 7 साल की थी। चेलम्मा तेनाकासी के पास कदेम शहर से थी। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया। उसके बाद तिरुनेलवेली में MDT हिंदू कॉलेज गए। भारती एक कुशल भाषाविद थे। वह तमिल, संस्कृत, हिंदी, तेलुगु, अंग्रेजी, फ्रेंच के अच्छे जानकार थे और उन्हें अरबी का भी अच्छा ज्ञान था। वाराणसी में अपने प्रवास के दौरान भारती हिंदू आध्यात्मिकता और राष्ट्रवाद से अवगत हुए। इससे उनका दृष्टिकोण व्यापक हुआ और उन्होंने संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी सीखी। इसके अलावा उन्होंने अपना बाहरी स्वरूप भी बदल लिया। अपने सिख मित्र से प्रभावित होकर सिखों के प्रति उनकी प्रशंसा के कारण उन्होंने दाढ़ी भी बढ़ा ली और पगड़ी भी पहन ली। हालांकि उन्होंने नौकरी के लिए प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की, फिर भी वे 1901 के दौरान एट्टायपुरम लौट आए और कुछ वर्षों के लिए एट्टायपुरम के राजा के दरबारी कवि के रूप में काम किया। वह अगस्त से नवंबर 1904 तक मदुरई के सेतपथ हाई स्कूल में तमिल शिक्षक के रूप में भी कार्य किए। इस अवधि के दौरान भारती ने बाहरी दुनिया से अच्छी तरह वाकिफ होने की आवश्यकता को समझा और पत्रकारिता की दुनिया और पश्चिम के प्रिंट मीडिया में रुचि ली। भारती 1904 में एक तमिल दैनिक स्वदेश मित्रम के सहायक संपादक के रूप में कार्य किए। दिसंबर 1905 में उन्होंने बनारस में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस सत्र में भाग लिया। घर वापस आते समय उनकी मुलाकात स्वामी विवेकानंद की आध्यात्मिक उत्तराधिकारी सिस्टर निवेदिता से हुई। उन्होंने भारती को महिलाओं के विशेषाधिकारों को पहचानने के लिए प्रेरित किया और महिलाओं की मुक्ति भारती के दिमाग में आई। उन्होंने नई महिला की कल्पना शक्ति के उद्भव के रूप में की, जो सहकारी प्रयासों के माध्यम से एक नई पृथ्वी के निर्माण के लिए मनुष्य की एक इच्छुक सहायक थी। बाल गंगाधर तिलक जैसे अन्य महान लोगों के बीच उन्होंने निवेदिता को अपना गुरु माना और उनकी प्रशंसा में छंद लिखे। उन्होंने दादा भाई नौरोजी के तहत कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र में भाग लिया, जिसमें स्वराज और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की मांग की गई थी। अप्रैल 1907 में उन्होंने MPT आचार्य के साथ तमिल साप्ताहिक भारत और अंग्रेजी समाचार पत्र
बाला भारतम का संपादन शुरू किया। इस समाचार पत्र भारती की रचनात्मकता को अभिव्यक्त करने का भी साधन थे, जो इसी काल में चरम पर पहुंचने लगी थी। भारती ने इन संस्करणों में नियमित रूप से अपनी कविताएं प्रकाशित करना शुरू कर दिया। भजनों से लेकर राष्ट्रवादी लेखन तक, भगवान और मनुष्य के बीच संबंधों पर चिंतन से लेकर रूसी और फ्रांसीसी क्रांतियों पर गीतों तक भारती के विषय विविध थे। भारती ने 1907 में ऐतिहासिक सूरत कांग्रेस में बीओ चिदम्बरम पिल्लई और मांड्यम श्रीनिवासाचार्य के साथ भाग लिया, जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर विभाजन को गहरा कर दिया, जिसमें एक वर्ग सशस्त्र प्रतिरोध को प्राथमिकता देता था, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से कुछ अन्य वर्गों द्वारा पसंद किए जाने वाले उदारवादी दृष्टिकोण की तुलना में तिलक ने किया था। भारती ने बीओ चिदम्बरम पिल्लई और कांची वरदाचार्य के साथ मिलकर तिलक का समर्थन किया। तिलक ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र प्रतिरोध का खुला समर्थन किया। 1908 में अंग्रेजों ने बीओ चिदम्बरम पिल्लई के खिलाफ मुकदमा कायम किया। उसी वर्ष मद्रास में जनरल इंडिया के माले को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी की संभावना का सामना करते हुए सुब्रमण्यम भारती पांडिचेरी भाग गए, जो फ्रांसीसी शासन के अधीन था उस समय। वहां से उन्होंने साप्ताहिक पत्रिका इंडिया, तमिल दैनिक विजया, अंग्रेजी मासिक बाला भारतम और पांडिचेरी में स्थानीय साप्ताहिक सूर्योदय का संपादन और प्रकाशन भी किया। अंग्रेजों ने प्रेषण और पत्रों को रोककर भारती के उत्पादन को दबाने की कोशिश की। 1909 में भारत और विजया दोनों पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया। अपने निर्वासन के दौरान भारती को अरबिंदो, लाला लाजपत राय और बीबीएस अय्यर जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी विंग के कई अन्य नेताओं से मिलने का अवसर मिला, जिन्होंने फ्रांसीसी के तहत शरण भी मांगी थी। भारती ने आर्य पत्रिका में अरबिंदो और बाद में पांडिचेरी में कर्मयोगी की सहायता की। यही वह समय था जब उन्होंने वैदिक साहित्य सीखना शुरू किया था। उनकी 3 महान कृतियाँ कुइलपट्टू, पांचाली सप्तम और कन्नन पट्टू की रचना 1912 के दौरान की गई थी। उन्होंने वैदिक भजनों, पतंजलि के योग सूत्र और भगवद गीता का तमिल में अनुवाद भी किया। भारती ने नवंबर 1918 में उड्डालोर के पास भारत में प्रवेश किया और उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 20 नवंबर से 14 दिसंबर तक 3 सप्ताह के लिए कुड्डालोर की सेंट्रल जेल में हिरासत में रखा गया और एनी बेसेंट और सीपी रामास्वामी अय्यर के हस्तक्षेप के बाद रिहा कर दिया गया। इस अवधि के दौरान वह गरीबी से त्रस्त थे, जिसके परिणाम स्वरूप उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। अगले वर्ष 1919 में कारावासों से वह बुरी तरह प्रभावित हुए और 1920 में जब जनरल एमनेस्टी ऑर्डर ने अंततः उनके आंदोलनों पर प्रतिबंध हटा दिया, तो भी उनका संघर्ष जारी रहा। उन्हें पार्थसारथी मंदिर, ट्रिप्लिकेन, चेन्नई में लावड़जा नामक एक हाथी ने मारा था, जिसे वह हर दिन खाना खिलाते थे। जब उन्होंने लावड़जा हाथी को नारियल खिलाया तो हाथी ने भारती पर हमला कर दिया। हालांकि वह इस घटना में बच गए, लेकिन कुछ महीनों बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और 11 सितंबर 1921 को सुबह लगभग 1 बजे उनकी मृत्यु हो गई। उनका देहावसान हो गया। हालांकि भारती को लोगों का कवि, एक महान राष्ट्रवादी, उत्कृष्ट स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक दूरदर्शी माना जाता था, लेकिन यह दर्ज किया गया कि उनके अंतिम संस्कार में केवल 14 लोग शामिल हुए थे। उन्होंने अपना अंतिम भाषण ईरोड में करुंगपाल्यम लाइब्रेरी में दिया, जो मनुष्य अमर है विषय पर था। उनके जीवन के अंतिम वर्ष चेन्नई के ट्रिप्लिकेन में एक घर में बीते। इस घर को 1993 में तमिलनाडु सरकार द्वारा खरीदा और पुनर्निर्मित किया गया था और इसका नाम भारती इलम, भारती का घर, रखा गया। जाति व्यवस्था पर भारती के विचार। भारती ने हिंदू समाज में जाति व्यवस्था के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। यद्यपि भारती का जन्म एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था, फिर भी वह सभी जातियों और प्राणियों को समान मानते थे और इसे दर्शाने के लिए उन्होंने एक युवा दलित व्यक्ति का उपनयन कराया और उसे ब्राह्मण बनाया।
उन्होंने अपने समय के दौरान बुजुर्ग शिक्षकों द्वारा युवा पीढ़ी में पैदा की जा रही विभाजनकारी प्रवृत्तियों का भी तिरस्कार किया। उन्होंने वेदों, उपनिषदों और गीता को पढ़ाते समय अपने व्यक्तिगत विचारों को मिलाने के लिए प्रचारकों की खुले तौर पर आलोचना की। उन्होंने दलितों को हिंदू मुख्यधारा में लाने की पुरजोर वकालत की। यह है सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती की एक कविता, आइए देखते हैं। कभी बुद्धिमत्ता से अपनी जीते थे सतदेश महान, विजित बहादुर उन देशों के करते थे तेरा जयगान। कभी धीरता, गरिमा और शौर्य भी निज खो बैठी हो, फिर भी धर्म अटल जननी जय हो, तेरी सदैव जय हो। रचना हुई कोटि ग्रंथों की, सत देशों के प्रतिनिधि पंडित आए विषय ज्ञान पाने को, अतिशय मनः कामना मंडित। कभी ज्ञान का अस्तर गिरने पर परम अधोगत भी पाई हो, फिर भी शाश्वत सत्य पर अटल माँ तेरी जय हो, जय हो। कुंठित हुई शक्ति जब वीरों के अस की क्षमता अतुलित, घटी ज्ञान प्रद सद्ग्रंथों की रचना शक्ति हुई शिथिलित। ऐसे विषम समय में भी तुम नहीं प्रकंपित होती हो, उपयोगी सद्ग्रंथों की रक्षक माता तेरी जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।